हाय एवरीवन, विश यू गोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। लास्ट हमने 2 लेक्चर में नागरिकता वाले चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करा था, जिसमें मैंने आपको पहले पार्ट में आर्टिकल समझाए थे, आर्टिकल 5 से 11 वो हमने कंप्लीट किए। दूसरे पार्ट में मैंने आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पढ़ाया। क्लियर, दोनों ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, नागरिकता से रिलेटेड है, लेकिन अलग अलग है, इसलिए मैंने उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बताया। इस वाले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे नागरिकता से संबंधित जो कॉन्सेप्ट आपके बच गए हैं। एनआरआई, ओसीआई कार्ड धारक कौन होते हैं, पीआईओस कौन होते हैं, और हमें अभी रिसेंट संशोधन हुआ 2019 में नागरिकता से रिलेटेड, उसको पढ़ेंगे। क्लियर, इसके साथ आपका नागरिकता वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नागरिकों को 3 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले होते हैं एनआरआई। एनआरआई इसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन या अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय। क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है पीआईओस का, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। थर्ड आते हैं ओसीआई, ओवरसीज, इनका हिंदी में नाम लिख लीजिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति। क्लियर। थर्ड आते हैं ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। तो पहले आते हैं हमारे एनआरआई, अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत के नागरिक हैं लेकिन लगातार 6 महीने से विदेश में निवास कर रहे हैं, तो ऐसे कैटेगरी के लोगों को क्या कहते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय, जो भारत के नागरिक हैं लेकिन निवास कहाँ कर रहे हैं? विदेशों में। कितने दिन तक? लगातार 6 महीने। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे भारतीय नागरिक, ऐसे भारतीय नागरिक। क्लियर। जो लगातार, ध्यान रखना है, टाइम पीरियड जो है लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीने इंडिया में, 2 महीने इंडिया में रह रहे हैं, फिर 2 महीने अब्रॉड में, फिर 2 महीने इंडिया में। लगातार 6 महीने जो अब्रॉड रहेगा, विदेश में रहेगा, लगातार 6 माह तक विदेश में निवास करने वाला व्यक्ति या भारतीय नागरिक क्या कहलाता है? एनआरआई। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो एनआरआईज होते हैं इनको भारतीय नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आदिवासी भारतीयों को या एनआरआई के जो कैटेगरी के लोग हैं उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, तो उनको सभी वो अधिकार प्राप्त होंगे जो भारतीय नागरिक को प्राप्त होंगे, क्योंकि वो निवास ही भारत से बाहर कर रहे हैं, लेकिन नागरिक कहाँ के हैं? भारत के। तो समान नागरिक अधिकार उनको, राइट्स उनको प्राप्त होते हैं। क्लियर। समान नागरिक अधिकार उनको प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, उनको एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सुविधा क्या होती है कि वो बिना वीज़ा के विजिट कर सकते हैं इंडिया में, नो वीज़ा। क्लियर है। वीज़ा और पासपोर्ट 2 कॉन्सेप्ट आपने सुने होंगे। पासपोर्ट का मतलब होता है हम भारतीय हैं, भारत से हमें जाने के लिए, यानी किसी देश के नागरिक को उस देश से जाने के लिए अनुमति चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट को जिस देश के निवासी हैं, नागरिक हैं, उनको सूचित करना पड़ेगा कि हम देश से बाहर जा रहे हैं। तो वो जो सूचना है या अनुमति है, क्या कहलाती है? पासपोर्ट। क्लियर। अब यहाँ से इंडिया से कोई नागरिक बाहर जाएगा तो उसे सबसे पहले भारत सरकार की अनुमति चाहिए जाने के लिए, तो वो क्या बनवाएगा? इंडियन पासपोर्ट। क्लियर। ऐसे ही जिस देश में वो जा रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका में जा रहे हैं पढ़ने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में, या हम रोज़गार के लिए जा रहे हैं,
क्लियर है। तो वहाँ पे जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो भी हमें अनुमति देगी आने के लिए। तो जो आने वाली अनुमति है उसको हम बोलते हैं वीज़ा। क्लियर हुआ। वीज़ा क्या हुआ? किसी देश में जाने की अनुमति, ठीक। और किसी देश से जाने की अनुमति क्या कहलाती है? पासपोर्ट। अब आपको ध्यान रखना है, ऐसे भारतीय नागरिक जो लगातार 6 महीने से ज़्यादा अब्रॉड में रह रहे हो। अब वो रहने का कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे आप रोज़गार के लिए 6 महीने के लिए जाते हैं, या आप व्यापार के लिए जाते हैं, आप शिक्षा के लिए जाते हैं, ठीक है। किसी भी कारण से कोई बाहर जा सकता है। क्लियर। तो NRI समझ में आए, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो इंडियंस हैं लेकिन कहाँ रह रहे हैं लगातार 6 महीने से? विदेश में। तो ये एक कॉन्सेप्ट तो हुआ आपका ये। फिर दूसरे आपको मैंने बताए PIOs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऐसे नागरिक, ठीक है, जो पहले भारतीय नागरिक थे लेकिन वर्तमान में उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। सिंपल समझेंगे, ऐसे भारतीय नागरिक जो या तो स्वयं भारत के नागरिक रहे हो, ठीक है, उनके माता पिता भारतीय हों, माता पिता, या उनके दादा दादी, ठीक है, दादा दादी भारतीय हो लेकिन वर्तमान में उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो ऐसे लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ऐसे लोग आते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में, जो पहले स्वयं, उनके माता पिता, ठीक, पेरेंट्स या उनके दादा दादी भारत के नागरिक रहे थे, ठीक है, वर्तमान में दूसरे देश के नागरिक हैं। तो वो किस में आएंगे? PIOs में। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, यानी कि कुछ देशों में कुछ देश के नागरिक को PIOs का दर्जा नहीं दिया जाता भारत में, जैसे कि अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और चाइना। क्लियर। तो इन देश के नागरिकों को, जो पहले भारत के नागरिक रहे हैं लेकिन बाद में इन देशों की नागरिकता उन्होंने ग्रहण कर ली है, तो उनको PIOs का दर्जा नहीं दिया जाएगा। क्लियर हुए। PIOs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनका मूल जो है वो भारत का है लेकिन वर्तमान में उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। होप क्लियर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका OCI। OCI कौन होते हैं? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पहले तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पढ़ाया, जिसे मैंने आपको बताया इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। 1986 यानी कि 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। क्लियर। ये जो प्रावधान है ये नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया 2005 में, उसके बाद जोड़ा गया। क्लियर। पहले तो आपको ध्यान रखना है ये 2005 से पहले नहीं था, 2005 में जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? कभी कभार ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए। सन 2000 में एक समिति का गठन किया गया था, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। कौन सी? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, या हम बोल सकते हैं LM सिंघवी समिति। ठीक है, LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। क्यों गठन किया गया था? कि इस समिति का कार्य था कि भारतीय प्रवासियों पर विचार करे, ठीक है, और उसके संबंध में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे। क्लियर। भारतीय प्रवासियों पर विचार करने के लिए, इंडियन डायस्पोरा के संबंध में विचार करने के लिए LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था 2000 में। ठीक, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2002 में। ठीक, 2 साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि OCI सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का प्रावधान करना चाहिए। इसका मतलब होता है कुछ ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति, क्लियर है, सभी नहीं, कुछ, ठीक, जो मैंने आपको PIOs बताए जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे, उनमें से, ठीक है, कुछ भारतीय मूल के व्यक्तियों को एक विशेष सुविधा दी जाए। किसकी सुविधा दी जाए? दोहरी नागरिकता की सुविधा दी जाए। ध्यान रखना है, सभी नागरिकों को नहीं मिलेगी, सभी PIOs को नहीं मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उद्योगपति हो या महत्वपूर्ण संगीत कला में या महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण PIOs को दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाए। ठीक है, तो OCI का मतलब क्या होता है? ऐसे PIOs, ठीक है,
2005 में ये प्रावधान किया गया कुछ PIOs यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को दोहरी नागरिकता का प्रावधान करना। दोहरी नागरिकता, अब दोहरी नागरिकता कैसे? मैंने आपको बताया PIOs कौन है, जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, उनको भारत की नागरिकता भी देना इसका लक्ष्य था। क्लियर? लेकिन केवल उन्हीं नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाएगी जिस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होगा। फॉर एग्जांपल आप समझिए, मान लीजिए कोई पर्सन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो अमेरिका में रहते हैं। क्लियर है? वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनको OCI कार्ड के तहत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, लेकिन उनको दोहरी नागरिकता तभी मिलेगी जब जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा अलाउ करेगा, या अमेरिका में 2 देशों की नागरिकता रखने का प्रावधान होगा तभी। क्लियर हुआ? तो दोहरी नागरिकता केवल उन्हीं PIOs को मिलेगी जिस देश की इन्होंने नागरिकता ग्रहण करी है और उस देश के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्लियर हुआ? तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यही होता है कि इसमें कुछ PIOs के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। समझ में आया? अब एक अमेंडमेंट आपको और ध्यान रखना है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। क्लियर? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, जिसमें PIOs और OCI को मर्ज कर दिया गया। अब ये जो PIOs वाली व्यवस्था है ये अलग से नहीं है, इसको समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया? 2015 के संशोधन द्वारा। 2015 के नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया और इसको किसके साथ मर्ज कर दिया गया? OCI कार्ड के साथ मर्ज कर दिया गया। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब PIOs की व्यवस्था नहीं है। क्लियर है? लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इतना समझ में आया? अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि यही LM सिंघवी समिति है ना, ये जो मैंने आपको बताई, इन्हीं की सिफारिश पर इन्होंने, मैंने आपको बताया 2002 में अपनी रिपोर्ट दी। 2002 में अपनी रिपोर्ट में इन्होंने एक तो OCI का प्रावधान करने की सिफारिश की, इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाए, यानी कि इंडियन डायस्पोरा डे मनाया जाए, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा का भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्लियर? ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। इंडिया व्यापार किस में करता है? डॉलर में। और जो प्रवासी भारतीय हैं ये जब इंडिया में रेमिटेंस भेजते हैं यानी प्रेषण भेजते हैं, तो वो दूसरी कंट्रीज़ में गए हैं, चाहे व्यापार के लिए गए हैं या रोज़गार के लिए गए हैं, नौकरी के लिए गए हैं, तो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इंडिया में भेजते हैं। तो ये किस में जाता है? इंडिया के रिजर्व बैंक में जाता है। तो ये रेमिटेंस जो भेजते हैं डॉलर में, इसका योगदान भारत की जो इनकम है इसमें बहुत है। क्लियर है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2003 से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जा रहा है? भारतीय प्रवासी दिवस। क्लियर? क्या मनाया जा रहा है? भारतीय प्रवासी दिवस। लेकिन 2015 में दोबारा से संशोधन किया गया। यहाँ तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया हमने 2003 से लेकर 2015 तक, लेकिन 2015 में संशोधन किया गया और कहा गया प्रत्येक 2 वर्ष में। कब? प्रत्येक 2 वर्ष में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। क्लियर? तो ये डेट ध्यान रखनी है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस हमने मनाया, लेकिन वर्तमान में हम प्रत्येक 2 वर्ष बाद 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। किस समिति ने इस दिन की सिफारिश की थी? तो LM सिंघवी समिति। क्लियर? इसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट और बचता है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया है अब तो 2019। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के
ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक, ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, If you look into something to be what needs धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनको, ठीक है, भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यहाँ पर किसी धर्म का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यक कौन से देश के? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इसके धार्मिक अल्पसंख्यक कौन कौन है? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई। क्लियर है? पारसी और ईसाई। तो इन तीनों देशों के धार्मिक अल्पसंख्यक जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं और भारत में 2014 से पहले निवास कर रहे हैं। ठीक है, कब से? 2014 से पहले से भारत में निवास कर रहे हैं, तो उनको 2020 तक भारतीय नागरिकता दी जाएगी। किनको? केवल इन्हीं धर्म के लोगों को। ठीक है, यहाँ पर किसी धर्म का नाम नहीं लिया गया था, धार्मिक अल्पसंख्यक कहा गया था, जिनमें ये धर्म के लोग शामिल हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ठीक, इनको अगर ये 2014 से पहले से भारत में निवास कर रहे हैं तो इनको 2020 तक भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ये किस में कहा गया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। क्लियर है? अब आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए। एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि PIOs के लिए जो OCI के साथ मर्ज कर दिया गया है, इनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो क्या सुविधाएं नहीं है? ये मतदान नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? जब ये दूसरे देश के नागरिक हैं तो भारत के लिए मतदान क्यों करेंगे? इसी प्रकार ये चुनाव में भी नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं और इसके साथ साथ कृषि योग्य भूमि भी नहीं खरीदेंगे। कृषि योग्य भूमि ये नहीं खरीद सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसके साथ आपका NRI, PIOs, OCI और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका कंप्लीट हो गया। और नागरिकता वाला जो चैप्टर है आपका सभी कॉन्सेप्ट के साथ, ओवरऑल कॉन्सेप्ट के साथ हमने कंप्लीट किया है। सभी को नोट ज़रूर बनाने हैं। थोड़ा सा ये चैप्टर लेंदी हो जाता है क्योंकि इसमें जो जन्म के आधार पर नागरिकता मैंने आपको पढ़ाई, धर्म के वंश के आधार पर, तो इस तरह में जो कॉन्सेप्ट है बुक में थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो प्लीज़ आप नोट से ही पढ़ेंगे। सारे नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं, जो थोड़े फैक्ट हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।